हेलो बच्चों। वेलकम टू एडू डॉट एक्सिस। एडू डॉट एक्सिस इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, स्वागत हो गया। अब आ जाइए आज के क्वेश्चंस पे। ये तीन क्वेश्चन, ये चार नहीं, बेसिकली दो और दो चार पांच क्वेश्चन का सेट है। इसमें फर्स्ट आपका कॉम्प्रहेंशन वाला है, पैसेज पर है। और क्वेश्चन नंबर टू रेगुलर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नंबर टू है। और थ्री ये इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन है। ये आप फिल इन द ब्लैंक्स आप कह लीजिए उस तरह के। और ये क्वेश्चन नंबर आज का फोर और ये आज का फाइव, ये पांच क्वेश्चन है। तो एक एक करके पांचों क्वेश्चन को आइए पहले पढ़ के बता देता हूँ, और तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप पूरे उसको वीडियो को वॉच करने में आपको हेल्प लगेगा। जो क्वेश्चन आपके हेल्प काम का है वो आपको देख सकते हैं। देखिए, इन जीपी the sum of the first and last term is 66 and the product of the second and last but one is 128। थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी टेस्ट कर रहा है। लास्ट बट वन इज सेकंड लास्ट एंड सम ऑफ द टर्म इज 126। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ एन इंक्रीजिंग जीपी इज कंसीडर्ड देन द नंबर ऑफ टर्म इन जीपी इज द डिक्रीजिंग ऑफ जीपी। मतलब जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में गिवन है वो रेगुलर जीपी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही उन पर पूछा गया है। तो एक एक करके हमसे पूछा जाएगा, तो उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू के बारे में देखिए, कैलकुलेट ए ए R1 AR2 स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी, और दूसरा है ए प्लस AR2 डॉट 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 AR स्क्वायर इन्फिनिटी। सो टू इनफाइनाइट सीरीज है, और पॉजिटिव नंबर आर द सेम सेम फॉर द सेम फर्स्ट टर्म। आप देख भी सकते हैं कि ये दोनों का फर्स्ट टर्म है। द सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज इज R1 एंड द सम ऑफ द सेकंड सीरीज इज R2। अच्छा, उसका इंडिविजुअल का सम R1 और R2 दे रखा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू बताइए। ठीक है। थर्ड, if the equation x cube plus ax square plus bx plus 216 is zero has the three real roots in GP, then b by a का वैल्यू क्या होगा। तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाह रहा है, एंड जीपी। Fourth question is 1641 is the geometric sequence. Define the Pn is the product of n terms. The value of this. तो ये भी एक रेगुलर जीपी की प्रॉपर्टीज जो इनफाइनाइट रहता है, और उसके ऊपर वो समेशन का कुछ हमें हमसे पूछा जा रहा है, तो उसको देखेंगे। फिर करेंगे द टर्म 7 A2 A3 फॉर्म अर्थमेटिक सीक्वेंस हुज द सम इज 18। द टर्म A1 प्लस वन A2 A3 प्लस टू, अगर उसमें अगर वन और टू अगर लास्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म में ऐड करते हैं तो इन देन दैट ऑर्डर फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो ज्योमेट्रिक में चला जाता है। देन हमें बताना है कि सम ऑफ द ऑल पॉसिबल कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस का दो वैल्यू आएगा, उसका हमें सम लेकर बताना है। ठीक है। तो ये तो आज का ग्लिम्स था क्वेश्चंस का, कि हमें पांच क्वेश्चन देखने, मतलब 1 + 4 क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन में तीन क्वेश्चन और। तो आइए, तो आज के पहले क्वेश्चन को एनकाउंटर किया जाए। इसमें क्या करें कि इन जीपी ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 66। तो फर्स्ट टर्म हम क्या ले ले बच्चों, ए, और लास्ट टर्म क्या होगा, ARn-1। जो लास्ट टर्म होगा उसका जो nth टर्म होगा वही होगा। तो यहाँ से इसका 66 वैल्यू दे रखा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड लास्ट बट वन, जो मैं बोल रहा था कि थोड़ा बहुत तो कह रहा है कि आप इसका भी आप टेस्ट दे ही, तो ARn-2। क्योंकि सेकंड लास्ट टर्म अगर nth टर्म लास्ट टर्म होगा तो उसका सेकंड टर्म क्या होगा, n-1। तो n-1 मतलब ये कैसे लिख पा रहा हूँ, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1 ऐसा होता है ना। तो उसी के भी यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में हो जाएगा, लास्ट टर्म में हो जाएगा। उसका सम इज 66 है। प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, 128। ठीक है। अब उसके बाद तो, और लास्टली एक इंफॉर्मेशन और हमें गिवन है, वो क्या गिवन है बच्चों, कि द सम ऑफ टर्म इज 126। द सम ऑफ द जीपी ARn-1 अपॉन R-1 इक्वल टू 126। ठीक है। तो 126, ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, और इससे हमें ये सब पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी है, या क्या क्या है। तो उसके बारे में करने के लिए तो हम इसको ध्यान से करेंगे एक एक करके, फिर उसके क्वेश्चंस में मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, A + ARn-1 इक्वल टू 66, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, और इक्वेशन नंबर थ्री। तो हम इन वैल्यू से हम क्या ला सकते हैं, तीन इसमें वेरिएबल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ए दिखाई पड़ रहा है, आर दिखाई पड़ रहा है, और एन एन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन तीन इक्वेशन से तीन अननोन लाना है, तो बहुत ही आसान काम है, जितने इक्वेशन उतने अननोन।
तो आ जाइए, अगर इनको हम लिख पाए ऐसा, इस सेकंड इक्वेशन को, तो ए, अच्छा उसमें एक गड़बड़ी ये है बच्चों, क्या कि मैंने उसको बाय मिस्टेकली ले लिया, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म एंड लास्ट बट वन, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड टर्म एंड लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म का दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर अगर होगा तो ए इंटू आर होगा ना, ऐसा। तो देखिए वहां से हमें इस वाले इंफॉर्मेशन से क्या मिल जाएगा कि ए स्क्वायर, या तो ए को यहीं छोड़ दीजिए, ए इंटू, और इस वाले आर को इसके साथ क्लब कर लेते हैं, तो ए आर एन माइनस वन, इस आर को एन माइनस टू से करेंगे तो आर एस टू द पावर माइनस वन होगा, विच इज 128, ऐसा। तो उसमें हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि ए आर एस टू द पावर एन माइनस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 128 बाई ए। सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाइड करके ऐसा लिख सकते हैं, ये बहुत सिंपल है कि मतलब सेकेंड टर्म ए आर और सेकेंड लास्ट टर्म ए इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस टू इज 128। तो ए आर को जो एन माइनस टू था उसके साथ किया और फिर ऐसा करके लिख दिया। वो ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ए आर एस टू द पावर एन माइनस वन यहाँ पर सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में रेडीमेड वैल्यू की तरह दिख रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म में इसको पुट कर, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर ले। ए प्लस ए आर एन माइनस वन की जगह पे 128 बाई ये लिख लेते हैं, और यहाँ से 66। तो जब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर 128 इक्वल टू 66 ए, और थोड़ा इसको बढ़ाकर लिखा जाए तो 66 ए प्लस 128 इक्वल टू जीरो, यही बनेगा। और इसको पिक करना बहुत आसान है क्योंकि 64 टू जा इस 128 होता है। हम फटाफट ए माइनस 64 इंटू ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 64 और ए का वैल्यू 2, मतलब ऐसा। तो इसमें देखिए कि ए का दो वैल्यू आ रहा है, तो इसी के चलते क्या होगा कि आर और एन का भी दो वैल्यू होगा। तो एक एक करके इसको पता करते हैं कि ए का वैल्यू अगर हमारे पास 64 है तो आर का वैल्यू क्या होगा। तो आर का वैल्यू आपको कहाँ मिला था, ये यहाँ पर कुछ मिला था ना, ए का वैल्यू अगर 64 पुट कर लें फर्स्ट इक्वेशन से ही, तो वहां से आर का वैल्यू इन द टर्म ऑफ एन आएगा। फिर देखते हैं थर्ड इक्वेशन में पुट करके कि क्या कुछ एन का वैल्यू होगा। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, ये हमें समेशन आर माइनस वन इक्वल टू, तो यहाँ पर एक केस बना लेते हैं, केस वन, कि जब मैं इसको 64 ले रहा हूँ, ए इक्वल टू 64, ए इक्वल टू 64 केस वन में, ऐसा। तो ए प्लस ए आर एन माइनस वन इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना था 66, इक्वेशन नंबर वन, तो ठीक है 66 हो गया। ए कॉमन ली यहाँ से, तो वन प्लस आर एन माइनस वन इक्वल टू 66, और ए का वैल्यू कितना था बच्चों अभी यहाँ से, किस पे काम करें 64 पे, तो ठीक है तो 64 ले लेते हैं कि केस वन बना रखा है इसका, वन प्लस आर एन माइनस वन इक्वल टू 66। तो वन प्लस आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, तो 66/64, 66/64 कितना हो जाएगा 33/32। ये तो बचपन से जानते होंगे इसको। अच्छा, और बचपन की यादें ताजा करी कि आर एन माइनस वन है, जब वन इधर जाता था तो माइनस हो जाता है। अक्सर आप गलती करते तो होंगे 6 7 8 में कि जब माइनस वन है तो प्लस वन कैसे होता था, तो इसीलिए बचपन की यादें ताजा करने के लिए बोल रहा हूँ। खैर, तो 33/32 माइनस वन, 33/32 माइनस वन अगर करेंगे तो 1/32 आ जाएगा, ऐसा। ये कब इसको ऐसे पकड़ के रख लीजिए, आर का वैल्यू एन माइनस वन, अगर ए का वैल्यू अगर 64 है तो आर एच दी पावर एन माइनस वन 32 है। तो अच्छा, इनको सॉल्व करने का भी ठीक है, तो हम एक केस ए लेते हैं और उसका सारा कुछ निकाल लेते हैं कि जब ए का वैल्यू 64 है तो आर का वैल्यू क्या होगा और एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में जो हमें सम दिया है अब उसकी बारी है यूज करने का, ए इंटू आर एच दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज 126। तो थर्ड इक्वेशन में जब इसको जो हमने लेकर आया अभी, आर एच टू दी पावर एन माइनस वन को पुट किया जाए, ए आर एच टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू, वैल्यू कितना था 126, 126, ठीक है 126। तो अब इसको अगर लिखा जाए यहाँ से, ए का वैल्यू कितना हमने ले रखा था 32, आर एच टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 126। तो 30, नॉट 32, ए का वैल्यू 64 था वहाँ पे, ए, ए तो ए था, ए का वैल्यू 64 है ना, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको।
केस वन, ए का वैल्यू 64 ले रहे हैं, तो आर रेस्ट टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1, 126 अपॉन 64, ऐसा। तो ये 126 का मतलब 32/63/32 हो जाएगा। 26 का दो से आप करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। आर रेस्ट टू द पावर एन -1 इक्वल टू 63/32 इंटू आर माइनस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला आर -1 है ना, ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 63/32 इंटू आर -1 होगा। तो अगर आर का आप 63/32 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/32 आएगा, ऐसा। और यहाँ से देखिए बच्चों कि आर रेस्ट टू दी पावर एन है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आर इंटू एन -1, ऐसा। तो सेम ही चीज होगा, -1, मतलब इसको समझिएगा। और यहाँ से 63/32 आर -63/32, ये कुछ ऐसा होगा। तो आर रेस्ट टू दी पावर एन -1 का वैल्यू कितना आया था वहां से, इस केस में जब था 1/32, तो क्यों ना पुट कर लिया जाए। तो आर 1/32 -1, 63/32 इंटू आर -63/32। तो अब इसको 1 को करेंगे तो 1 -63/32 ये हो गया, और आर -63/32 आर ऐसा हो गया। तो इसको 1 माइनस अगर ऐसा करते हैं, मतलब कि आर कॉमन भी आप ले सकते हैं यहाँ से, तो आपको कितना मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से 63/32 था और यहाँ से 1 था, तो ये तो 32, और आर का वैल्यू अगर कॉमन लेते हैं 1, 32 -63/32, और ये 32 -63/32, ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ी हुआ है। R/32 -1 और 63/32 था, और हमने मल्टीप्लाई किया उसको आर इंटू आर से, तो आर का वैल्यू, या आर एस टू पावर एन -1 का वैल्यू 32 था यहाँ तक, तो ठीक है। और ये 1 हुआ, तो 32 -63, तो बेसिकली ये 31 था। और इसका जो वैल्यू था यहाँ से 63/32, तो नहीं, आर का वैल्यू तो फिर 1 आ जाएगा, तो ये जो कि नहीं होगा, इस पे कुछ गड़बड़ी है क्या, चेकआउट करना पड़ेगा। इसमें एक गड़बड़ी ये हुआ था कि जो मुझे क्या जो मतलब अजीब लग रहा था, कि क्योंकि ये 1 कैसे हो सकता है। यहाँ से बच्चों देखो, आर इंटू 1/32 है, तो मैं R/32 क्यों नहीं लिखा, इसीलिए ऐसा वो उल्टा पुल्टा कुछ आ रहा था, इसको हटा लेते हैं, हटा देते हैं इसको। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि जब R/32 के तो -31, बिकॉज बिकॉज माइनस, क्योंकि 32 तो सेम ही है आपका, एलसीएम तो 32 फटाफट हो जाएगा, आर -63 आर, तो कितना हो जाएगा -62 आर। और यहाँ से -31, बिकॉज की 32 -63 इज 31/32, तो 32 अपने घर गए, माइनस माइनस घर गए, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। ये तो आर का वैल्यू है। अच्छा, इनका सब कुछ हम हलचल पता कर लेते हैं कि हमें ए का वैल्यू अब तक क्या मिला हुआ है, 64, और आर का वैल्यू 1/2, और एन का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें कह सकते हैं ना कि आर रेस्ट टू द पावर एन जो था, आर एस टू दी पावर एन -1 था, उसका वैल्यू कितना था बच्चों, 1/32। तो आर की जगह पे अगर 1/2 रेस टू दी पावर एन -1 है, तो ये 1/32 क्या कह रहा है, इट इज 5। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए, n-1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया 6। ये तो कहानी इसकी हुआ। तो यहाँ से जो मतलब एक जीपी जो मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से डिक्रीजिंग जीपी ये हुआ। तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर 64 है, तो नेक्स्ट टर्म अगर 6 टर्म अगर ये चलेगा, तो यहाँ से यही होगा ना, 64, 32, 16, 8, 4, 2। ये देखिए, वन सेट ऑफ जीपी जो केस 1 था उसके लिए मिला। तो ये सब किस पे बातचीत हो रहा है, अभी जब हम ए का जो वैल्यू लेकर आए थे उस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जब ए का वैल्यू 64 था,
तो हमने पूरा उसका देखा कि आर का वैल्यू 1/2 है और दूसरा एन का वैल्यू 6 है। तो मैं यहाँ पर आपको ग्रांटेड बोल सकता हूँ कि आर का वैल्यू अगर इस केस में 64 है तो आर का वैल्यू हाफ है। एक इंक्रीजिंग है जो और डिक्रीजिंग है, जनरली यही होता है। तो आप अपने कॉमन सेंस से भी मतलब या प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं कि इतना होता है होगा। दूसरा वाला क्या होगा कि आर का वैल्यू जब भी 1/2 आया है तो दूसरे वाले का आर का वैल्यू 2 आएगा। मैं अभी प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं आपको जाने दूंगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा समझ लो। देखिए, तो इस केस में जहां से केस 2 को स्टार्ट करते हैं, केस 2 ले लेते हैं जब ए का वैल्यू हमारा 2 होगा। और हमने कहाँ पर पुट किया था, जो पहले वाला इक्वेशन था ए प्लस, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था ए, जो था ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इक्वेशन, इक्वल टू 66। तो एक अगर 2 अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 2 1 + r⁻n - 1। तो यहाँ से हो गया 66 और 8 2 33 हो जाएगा। r⁻n - 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, इस 30, दिमाग कभी कभी कहता है कि 32 अब लिखो, ये आंसर पता है तो इसीलिए। तो r n - 1 मतलब r+1 है तो 33। चलो पूरा इसको सम्मान दे देते हैं। r⁻n - 1 का वैल्यू कितना आ गया 32। और आपको याद होगा पिछले वाले मतलब इसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां से r⁻n - 1 का वैल्यू कितना आया था 1/32। तो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल आ रहा है। तो सेम काम अगर आप करेंगे कि जो सम ऑफ इक्वेशन था फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ए r⁻n - 1 अपॉन r-1 इक्वल टू इसका वैल्यू जो था 126। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे ए का अगर 2 पुट करेंगे और r⁻n माइनस ऐसा लिखा जा सकता है r⁻n को, ध्यान से देखिए r⁻n को मैंने ब्रेक अभी ही कर लिया कि उधर लिखने में अभी टर्म छूट गया था, तो उसके चलते मुझे एक बार फिर से रीचेक करना पड़ा था। तो उस संभावना को ही हटा देते हैं कि गलती ना हो। 126 तो 2 यहाँ से 63। तो r × r n - 1 इक्वल टू 63 इंटू r-1 ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या। और r⁻n - 1 का वैल्यू अभी अभी 32 लाए थे तो 32r हो जाएगा इसके जगह पे। यहाँ पर ये वाला था ना, ये r⁻n - 1 का वैल्यू 32 था, -1 इक्वल टू 63r - 63। तो यहाँ से जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ आ जाएगा 31r। और इसका जब यहाँ से -1 और -63 + 63 -1 तो 62 आर का वैल्यू 2। तो देखिए इस बार बिना एरर के आगे। तो एक क्या होता है कि स्पिन में बच्चों क्रिकेट में सिखाया जाता है कि ज्यादा अगर स्पिन बॉल अगर टर्न होता है तो बॉल को गिरने से पहले ही ड्राइव उसको हिट लगा दो, तो ना घूमेगा ना परेशान करेगा। तो अब इसको मैंने सोचा कि नहीं बाहर निकलेगा ना परेशान करेगा, तो उसका वहीं पर अ, उसको कुछ मेडिसिन दिया गया और वहां से निकाल कर ले गया आगे। तो ठीक है। तो आर का वैल्यू अगर 2 है, आर का वैल्यू अगर 2 है, तो अब देखिए कि r⁻n - 1 का जो वैल्यू आया था 32 था। तो यहाँ से 2⁻n - 1 इक्वल टू 2⁵ तो n-1 का वैल्यू 5 तो n का वैल्यू 6। तो मैंने आपको बोला था ना कि एग्जैक्टली उतना ही होगा। तो खैर प्रूफ करना जरूरी था, आप भी ऐसा ही काम करिएगा। जब बहुत प्रैक्टिस हो आप एकदम मेक श्योर हो तब आप उसमें रिस्क लीजिएगा कि समय जब कम पड़ता है तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा। उसके पहले 2 3 क्वेश्चन में से ट्राई कर लेना तब उसको एग्जाम में अप्लाई करिएगा। खैर यहाँ पर आते हैं। तो उसमें ए का वैल्यू हमें 2 था और एन का वैल्यू 6, मतलब कि ये वाला दूसरा केस जो लिया ए इक्वल टू 2 और आर का वैल्यू इसका 2 है तो इंक्रीजिंग जीपी मिला। तो 2 4 8 16 32 इसी तरह से जाएगा, वन सेट ऑफ द जीपी ऐसा। और जो डिक्रीजिंग वाला था 64 32 16 8 4 2। ठीक है, तो अब हम लगभग लगभग सारा इसका निकाल लिया है। अब जाते हैं क्वेश्चन करने। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन करने के बाद कह रहा है कि इफ द इंक्रीजिंग जीपी इज कंसीडर्ड देन द नंबर ऑफ टर्म इन द जीपी इज। तो इंक्रीजिंग था, दोनों केस में इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो दोनों केस में तो 6 ही था। तो इस सेवेंथ पार्ट का आंसर इसका 6 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि द डिक्रीजिंग जीपी इज कंसीडर्ड देन द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अच्छा, तो उसका वैल्यू कितना था बच्चों 32 से था और 16, मतलब कॉमन रेशियो ऐसा वो था उसका 1/2 था।
तो इसका अगर सम अगर आप निकालेंगे 32, मतलब इसका इनफाइनाइट जीबी का ही होता है ना, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। तो ए इसका वैल्यू 30, फर्स्ट टर्म 32 है, कॉमन रेशियो कितना है, हाफ। तो वन माइनस हाफ का वैल्यू हाफ, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो गया, 64। इसका फर्स्ट 8 का फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि इन एनी केस द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट टर्म इज। तो अभी जो इसी की बात कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट जीबी के लिए इन एनी केस, मतलब कि एन का वैल्यू हमें जो दो सीक्वेंस मिला था ना, ये देखिए, एक 2 4 6 8 32। तो इसका लिस्ट वैल्यू कितना है, 2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है, 2 4 6। तो ठीक है, तो और इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है, 64। 64 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 62। तो क्वेश्चन में यहाँ पर डिफरेंस उन दोनों के लिए पूछा है। ये समझ में आया ना कि इन एनी केस द डिफरेंस ऑफ द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट टर्म, तो ग्रेटेस्ट टर्म तो 64 है, लिस्ट टर्म हमारा 2 है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 62। तो कोई है नहीं, तो इसीलिए नन ऑफ दिस के पास जाएंगे। तो ये तो था बच्चों पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और पैसेज पर क्वेश्चन था और हमने उसका पूरा बखान किया, और हमसे भी एक कॉपी टेस्ट करवाया। ठीक है, अब आ जाइए आज के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। तो सबसे पहले सेकंड को करेंगे, वो एक साथ थे तो दोनों को एक साथ ले लिया, मतलब दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे मुझे, तो इसीलिए उसको कर लिया। तो आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में क्या करा कि ए आर वन ए आर टू डॉट 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 इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ टर्म का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये आर से हो रहा है, आर वन यहाँ से जा रहा है। तो आर ए आर टू प्लस ए आर टू स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी विद टू इनफाइनाइट सीरीज द पॉजिटिव नंबर विद द सेम फर्स्ट टर्म। तो पहले वाले का, जैसे कि इस वाले की बात कर रहे हैं, इसका, तो इसका कितना होगा, इज द सेम पॉजिटिव नंबर विद द सेम, द सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज इज आर वन। आर वन इक्वल टू क्या करा, ए प्लस ए आर वन प्लस ए आर वन स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी जा रहा है। तो आर वन इक्वल टू क्या होगा, ए, आपको पता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो रेशियो कितना है, आर वन हो गया, ये तो इसकी बात कहानी हुआ। दूसरे वाले के लिए देखें, आर टू इक्वल टू ए प्लस ए आर टू प्लस ए प्लस आर टू स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी ऐसे जा रहा है। इसका अगर हम सम निकालेंगे, आर टू इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर टू, ऐसा ये कह रहा है। तो देखिए इसमें सिमिलर एक ये है, अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, मतलब अगर आर वन प्लस आर टू अगर निकालने जाएंगे, तो इसमें परेशानी ये होगा कि इक्वेशन कितने हैं, दो, और अननोन कितने हैं, बताइए, तीन, आर वन आर टू और ए इटसेल्फ। तो ये आने वाला नहीं है। अब इसमें कुछ दिमाग लगाया जाए, मतलब अगर आप सॉल्व करने भी चले ना, आर वन ए अपॉन वन माइनस आर वन, ए अपॉन वन माइनस आर, तो आप फंस जाओगे। तीन चार पांच स्टेप लिखोगे, मजा आएगा लिखने में, कुछ कॉमन ले रहे हैं, फिर ऐसा हो रहा है, लास्ट में तीन चार स्टेप के बाद उसमें स्टक कर जाओगे, तो फिर काट के फिर वापस आओगे। तो हम इसीलिए उसमें नहीं जा रहे। ऑल दो आप करिए, लेकिन यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन आपकी आंखों में चमक यहाँ से आना चाहिए कि ये आर वन है ए अपॉन वन माइनस आर वन, ए आर टू है ए अपॉन वन माइनस आर टू, तो फंक्शन का भी टेस्ट कर रहा है। अगर इसको मैं ऐसा बोल दूं, आर इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर वन, और सॉरी आर, तो अगर आर को हम आर वन से रिप्लेस करेंगे तो एग्जैक्टली ये वाला मिलेगा। देखो देखिए, अब आर की जगह पे आर वन रख दिया तो ए अपॉन वन माइनस आर वन हुआ। और आर को अगर आप आर टू से रिप्लेस करेंगे तो आर टू ए अपॉन वन माइनस आर टू, तो ये दूसरा वाला मिल रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ओके, दिस थिंग इज द योर, एक तरह का इक्वेशन होगा जिसके रूट आर वन और आर टू। तो अगर इसको किया जाए, आर माइनस आर वन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ए, तो आर टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस ए ऐसा कुछ होगा, जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, यहाँ से आर वन और आर टू। ठीक है, और आपने बचपन में तो सीख ही लिया होगा कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ इसके अगर दो रूट आर वन और आर टू है, तो इसका कोफिशियंट आर का कितना है, माइनस वन। तो माइनस वन ऑफ माइनस अपॉन वन, तो वन वन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो सम ऑफ द आर वन प्लस आर टू कितना हो गया, इज वन। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट को हमने इस तरह से हमें समझना पड़ा कि आर वन प्लस आर टू का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा सा फंक्शन और थोड़ा बहुत बचपन की याददाश्त मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्ञान वो काम आ गया। ठीक है, तो ये तो कहानी था आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में बच्चों आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ज्यादा टेस्ट है, उसमें जीपी का कम है।
जीपी का जितना है उतना तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या करें कि द इक्वेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 216 इज जीरो हैज द थ्री रियल रूट्स इन द जीपी, फाइंड द बी बाई ए। तो रूट्स मान ले, अच्छा पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर, जो लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हाथ तंग है या पहली बार देख रहे हैं या उनको जीरो से मतलब उनके बारे में नॉलेज है, तो उनको भी ध्यान में मैं रख के बता रहा हूँ कि ऐसा क्यूबिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है। तो तीन रूट्स अगर हो गए अल्फा बीटा गामा, ऐसा, तो क्या होता है बच्चों कि सम ऑफ द रूट अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ये होता है। ये किसका है? फिर दोनों रूट को एट ए टाइम दो बार अगर लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा सी बाई। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों ना वो nth पॉलिनोमियल के भी लिए हो। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम में भी जाएं तो इसके कितना भी, अगर nth बाइनोमियल को छोड़ो, nth पॉलिनोमियल के भी लिए हो, तो nth पॉलिनोमियल अगर n ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स होंगे। तो इसी तरह से ऐसा वो चलते जाएगा। तीन है तो इसका सम, और फिर उसके बाद और फाइनली अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अभी माइनस था फिर प्लस था, माइनस चार होता तो फिर प्लस मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता। तो चलिए अभी जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में और कहानी देंगे। अभी तो आपको इतने से काम चलाना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि सम ऑफ द रूट अल्फा, मतलब अगर तीनों रूट ले लें तो अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा वहां से, माइनस है। ठीक, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा कि अगर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इससे अगर करें तो सी बाई ए, जिसके जगह पे ए का तो वैल्यू वन है, मतलब इस इक्वेशन से कंपेयर करें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर वन है ना, तो यहाँ से बी हो गया, एक तो हो गया। और फिर अल्फा बीटा गामा, तो वहां से अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों, इस -216। तो ये तीन चीजें आपको मिला हुआ है, मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -216। और अल्फा बीटा गामा जो इसके रूट्स है उसका जो की वर्ड, मतलब क्यों इसको लिया गया, ये इन द जीपी हैज द थ्री इक्वल रूट्स, एक है इन द जीपी में, तो उसको हमें बताना है। ठीक है, तो आ जाइए अल्फा बीटा गामा के लिए लिख लिया जाए कि जो हमारा अल्फा को अल्फा को चलो अल्फा ही नाम दे देते हैं, बीटा की जगह पे अल्फा इंटू आर, और गामा की जगह पे अल्फा आर स्क्वायर। अगर जीबी में है तो ए आर स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना जीबी के लिए, ऐसा डॉट 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 डॉट, तो अल्फा की जगह पे अल्फा हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा की जगह पे अल्फा आर, और गामा की जगह पे अल्फा आर स्क्वायर विच इज माइनस ए। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो अल्फा की जगह पे अल्फा और बीटा की जगह पे अल्फा इंटू आर, बीटा की जगह पे अगेन अल्फा आर और अल्फा आर स्क्वायर, गामा की जगह पे, गामा की जगह पे अगेन अल्फा आर स्क्वायर, और दूसरा आपका अल्फा इज योर अल्फा इक्वल टू फाइनली बी। और अल्फा बीटा गामा इस पे देख लीजिए, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा इज अल्फा आर और गामा इज अल्फा आर स्क्वायर इक्वल टू -216। तो यहाँ से ही आपको कुछ मिलेगा, अल्फा क्यू और आर क्यू, इसको अगर थर्ड वाले को मतलब तीन बार अल्फा है, अल्फा 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 और आर इंटू आर स्क्वायर इज आर क्यू, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ना माइनस, मतलब अल्फा इंटू आर का होल क्यूब इक्वल टू -6 का होल क्यूब इज वन ऑफ द सेम थिंग। -216 के कैसे आएगा, अगर -6 का क्यूब करेंगे तो -216 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा आर का वैल्यू चलो -6 मिल गया। तो एक तो कहानी इसका यहाँ से आया। दूसरा कि अगर यहाँ से अगर देखा जाए कि जो सेकंड इक्वेशन है वो मिला क्या क्या, ये वाला दूसरा वाला, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा आर स्क्वायर होगा, अल्फा इंटू अल्फा अगेन अल्फा स्क्वायर, और लेकिन आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब आ गया। फिर यहाँ से अल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू बी, ऐसा। तो क्यों ना इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है तो हम इसको हटा लें। अल्फा स्क्वायर तो हर जगह है, तो वो तो अल्फा स्क्वायर आर बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ से वन, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर तो ए आर हुआ प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू बी, ये तो दूसरा दे रहा है। और इसको थोड़ा स्टाइल में लिख लेते हैं, थोड़ा स्टाइल में इसलिए कि अल्फा स्क्वायर इंटू आर है तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अल्फा आर का वैल्यू हमें गिवन है, तो उसको क्यों नाराज किया जाए। अल्फा इंटू अल्फा आर, वन प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू बी। तो इसके जगह पे तो लिख लेंगे, अच्छा यहाँ से भी कुछ दे रहे हैं हमें, अल्फा अगर कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस आर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए,
पहला वाला जो था ये वाला, तो ये दोनों इसमें और इसमें इनके लिए जगह है क्या? देखिए अल्फा इंटू अल्फा आर स्क्वायर, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, अल्फा इंटू एल 1 + r + r स्क्वायर, इन दोनों का रेडीमेड वैल्यू यहाँ से कितना है? -1। और अल्फा आर का रेडीमेड वैल्यू कितना है? -6। और यहाँ से इसका वैल्यू हुआ बी। तो ए और ए, बी माइनस माइनस तो घर चले गए, तो यहाँ से हम बी, सॉरी 6 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? b/a। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि b/a का वैल्यू बताइए, तो जो कि हमने b/a का वैल्यू बता दिया। यही पूछा था कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर ये नहीं दिख रहा तो हटा देता हूँ, इन द जीपी। ये कहा था ना कि हैज द 3 रियल रूट्स इन द जीपी, देन द b/a हैज द वैल्यू ऑफ इक्वल टू। तो b/a का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो ये ट्रिक्स आपने सीखा बच्चों, कि टर्म को रीअरेंज करने के लिए। तो ये क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट के पार्ट ये सब नहीं है, ये कैलकुलेशन के पार्ट है। तो कैलकुलेशन किसी को सिखाया नहीं जा सकता है, ये मतलब इनबॉर्न आपका एक टेंडेंसी या कहिए नेचर होता है कि आप इक्वेशंस पे कैसे हावी होते हैं, उस पे कैसे अटैक करते हैं, कितने तरीके से सोच सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट में तो आपका बस वही था कि अगर क्यूबिक वाला है और जीपी का है, कॉन्सेप्ट बस इतना करता है। बाकी आपका कैलकुलेशन, बाकी आपका प्रैक्टिस, तो उसमें जितना एफिशिएंट रहेंगे कैलकुलेशन और प्रैक्टिस में तो जाकर एग्जाम में इतना एफिशिएंटली बनेगा। वो टर्म को रीअरेंज करने के लिए हो सकता है कि आपका दिमाग खराब हो किसी दिन, अल्फा बीटा गामा को कुछ और ले लिया, 3 टर्म है तो ऐसे आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, और सारा चीज क्या है? टाइम का और टाइमिंग का। टाइमिंग भी आपको सही समय पे क्लिक होना चाहिए, और टाइम उसको कम कर दे। तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा, तो तभी होगा प्रैक्टिस और हार्ड वर्क। तो ये तो बच्चों थर्ड नंबर की स्टोरी था। फोर्थ नंबर को ढूंढा जाए, आ जाइए भाई फोर्थ नंबर। अच्छा बीच में स्पेस है, ओके, तो पैरेलली इनको सॉल्व कर देते हैं। फॉन्ट साइज 65, ओके। अब देखिए इसमें कह रहा है कि लेट ए एन, फोर्थ नंबर इज ए एन इक्वल टू 16 4 1 विद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस द डिफाइंड पी एन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म। तो पी एन इक्वल टू जो हमें समझ में आ रहा है कि ए ए आर पावर 1 ए आर स्क्वायर डॉट 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 ऐसा होगा ए आर एन -1। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों? एन टाइम्स। तो ए कितने बार आया होगा? एन टाइम्स। तो ए रेस्ट टू दी पावर एन तो फटाफट कर दे। और आर रेस्ट टू दी पावर 1 + 2 + 3 डॉट 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 डॉट, ये कितना होगा? +n-1, ऐसा ना? ये देखिए पावर उसके ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन तक का, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो एन के जगह पे कितना है? n-1। तो एन को रिप्लेस कर दे n-1 से, एन को n-1 से कर दें n-1 + 1/2। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n-1/2। तो n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो n-1 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? n इंटू n-1/2। सिंपल, यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे, a रेज टू द पावर n आर n इंटू n-1/2। दिस इज योर pn का वैल्यू आया। अब देखते हैं, उस पर समेशन लगाया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि देन फाइंड द, अच्छा उसमें a का वैल्यू आपका 16 है। मैं ऐसे बता दूं कि है क्या हो, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा गया है ना, a इक्वल टू, मतलब ये सब कुछ ले रहे हैं, तो बाद में अगर लूंगा तो फिर आप कहेंगे सर ये कहाँ से ले रहे हो आप? a का वैल्यू 16 है यहाँ से, और r का वैल्यू आप देखेंगे इज 1/2 है। ये दो चीजें हैं। तो अभी हमें समेशन जिसका निकालना है उसको देखिए, उस पर क्या कर रहा है कि nth पावर, nth रूट, इसका 1/n, pn का जितना वैल्यू है, तो बेसिकली हमें इसको निकालना है, ये चीज को। इसको जूम करके कुछ इधर लिखा जाए या समझा जाए, सामने यही लिख लेते हैं कि हमें जो p n इक्वल टू 1 to ∞, तो ए रेज टू दी पावर एन, ए रेज टू दी पावर एन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मतलब पी एन का ये पूरा वैल्यू है ना, एन माइनस एन इंटू n-1/2, मतलब ये आर का जो वैल्यू था, ये साफ नहीं दिख रहा है तो और लिख देता हूँ सब, आर एन इंटू n-1/2। अब इसका पावर 1/n, क्यों? क्योंकि ये आप रूट में ऐसे अगर लिखा रहता है n, तो उसका 1/n पावर होता है। ये तो बचपन से सीख लिया होगा आपने एक्सपोनेंट्स वगैरह में। तो यहाँ से क्या होगा कि समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to ∞, तो a रेज टू दी पावर n और उसका पावर 1/n। ये तो n हो गया, a हो गया, पावर का पावर आपस में। और दूसरा ये वाला जो n है उससे वो
कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ का और यहाँ का। आर रेस्ट टू दी पावर एन माइनस वन, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अब समझिएगा, ये फटाफट लिख दिया। ए रेस्ट टू दी पावर एन है तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, तो अब चाहो तो उल्टा खींच लो इसका, पावर एन एन है तो यहाँ पर जब वो आएगा, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर एन माइनस वन बाई टू होल पावर एन लिख सकते हैं ना, और इसका पूरे का पावर कितना है, वन बाई एन, तो पावर का पावर आपस में बातें करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो एन इंटू वन बाई एन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि कहाँ कहाँ पर ए है, ए और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये तो समीशन के बाहर ही है, तो इसको हटा लीजिए, एन का वैल्यू अगर वन रखोगे आप तो यहाँ से कितना आएगा, वन, आर एस टू दी पावर शून्य। अब एक एक करके रखते जाते हैं, समीशन का ही मतलब होता है ना। फिर यहाँ से अगर एन का वैल्यू अगर आप टू रखेंगे तो आर एस टू दी पावर वन बाई टू आएगा, क्योंकि टू माइनस वन। सेकेंड, जब आर का वैल्यू अगर आप थ्री रखेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वन, थ्री माइनस वन, टू, टू बाई टू। फिर आर रेस टू दी पावर अगर फोर रखेंगे तो फोर माइनस वन, थ्री बाई टू, डॉट 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 इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहा है ऐसा। तो इसमें हमें डिस्कवर फटाफट कर लिया कि आर है, मतलब इसका वैल्यू तो फर्स्ट टर्म वन हो गया इस केस के लिए, मतलब ये तो जो है सो है ही है, ए, तो यहाँ से वन रूट आर, मतलब ये जो है सो है का क्या मतलब है, यहाँ से है ए का वैल्यू यहाँ से, मतलब जो सीक्वेंस जो चल रहा था 64 और आर का वैल्यू एक्चुअल में उसका वन बाई फोर है। यहाँ पे मैंने लिखा था ना, सॉरी वहां पर आर का वैल्यू हाफ लिखा था, नहीं नहीं बच्चों उसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, आर का वैल्यू वन बाई फोर होगा ना, फोर अपॉन सिक्सटीन, तो आर का वैल्यू वन बाई फोर होगा। तो यहाँ से जब आर रूट आर होगा और यहाँ से आर होगा, आर एस टू दी पावर आर रूट आर होगा, आर रूट आर होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके लिए तो आपको फटाफट देख ही लिए होंगे कि इनफाइनाइट जीपी है, इसका कॉमन रेशियो कितना है, रूट आर, तो ये अपॉन वन माइनस रूट आर होगा ऐसा। तो ए का वैल्यू कितना था बच्चों, 64, ये अभी देखा था, ए का वैल्यू 64 नहीं 16 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू 16 हो गया, और अपॉन वन, आर का वैल्यू कितना था, इज वन बाई फोर, तो वन बाई फोर का रूट हमारा वन बाई टू हो जाएगा, तो 16 इंटू वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू, क्योंकि वन बाई फोर का रूट कितना होगा, वन बाई टू होगा ना, और वन माइनस वन बाई टू कितना हो जाएगा, इस, बोलिए हाफ, तो ये जब इधर से जाएगा 16 इंटू टू हो जाएगा तो 32, तो जो उसका समेशन पूछा था वो कितना हो गया बच्चों, इज 32, ये फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आ जाइए, तो इसमें समझ में आया होगा कि जीपी का समेशन के साथ इसका दे रखा था, और तो उसको सॉल्व किए। अब आ जाइए आज के फिफ्थ नंबर पे, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो स्पेस बना लिया जाए अपने लिए कि बाकी लोग हमें परेशान ना करें, बाकी लोग मतलब कि जब वो अगल बगल लिखा हुआ है ना तो नीचे की तरफ उसको स्क्रॉल डाउन करके लेते हैं, इनको हटा लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर है करें कि इफ A1 A2 A3 इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस whose the sum is 18, the terms A1 plus 1 A2 comma A3 plus 2 in that order to form the geometric sequence, then the sum of all possible common difference of AP is, तो हमें D निकालना है। तो देखिए इससे बढ़िया तो कुछ नहीं होता है, ये सब बातें तो बचपन में सीखे होंगे 10th क्लास में, कि तीन टर्म आपको एपी में लेना है होता है। तो हम ऐसा लेते हैं, A1 को A माइनस डी लेते हैं, और A2 को A लेते हैं, और A3 को A प्लस डी लेते हैं। ये तो सीख गए होंगे ना बचपन के दिनों में। ये कब लेते हैं, जब सम हमें गिवन होता है। उससे फायदा क्या होता है कि जब इसको सम करेंगे तो देखिए डी डी तो अपने घर चले गए, थ्री ए मिलेगा ना इसके सम पे, सम आप करोगे तो थ्री ए, और सम का वैल्यू कितना गिवन है, 18। ए का वैल्यू तो बिना हर्डल का सिक्स हमें मिल गया, एक को तो गायब कर दिया हमने। अब देखिए कि अब क्या करा कि A1 प्लस वन, इसका वैल्यू बेसिकली कितना आया, A1 को हमने क्या कहा था, A माइनस डी, तो A माइनस डी बिकम सिक्स माइनस डी, यहाँ पर सिक्स माइन A1 की जगह पे सिक्स रख सकते हैं ना, या सॉरी ए की जगह पे सिक्स रख सकते हैं। A1 प्लस वन इज सिक्स माइनस डी, और यहाँ से प्लस वन, ऐसा होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, फाइव माइनस डी, और
ये जीपी में बोला है, तो पहले A1 तो देख लेते हैं कि है क्या, ये जो जीपी वाला जो टर्म है उसके लिए। फिर ए टू तो A2 है, और उसका वैल्यू ए है, और उसका वैल्यू यहाँ से 6 है। A3+2 क्या है, तो ए थ्री का वैल्यू A+D था, तो दूसरी भाषा में बोला जाए तो 6+D का है, और +2। तो यहाँ से कितना हो गया, 8+D आ गया क्या, आ गया ऐसा। तो अब जो कह रहा है कि ये जो टर्म है ना, A1+1 A2+3, ये जीपी के टर्म है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल ए, और यहाँ से AR। अच्छा, लेकिन जीपी में है तो इसको इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है, कि हमें तो डी ही फाइंड करके लाना था ना, तो इसका बोला था कॉमन डिफरेंस से कुछ लाओ। तो ये क्या जानते हैं कि जो मिडिल टर्म होगा ये वाला, इसका, अब अगर इसको ABC से भी अगर रिप्रेजेंट कर दें, ABC ऑलरेडी है, कंफ्यूजन ना हो, तो आप इसके जगह पे क्या कर लिए, XYZ ले लीजिए। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ना, Y² = XZ। ऐसा कि अगर XYZ जीपी में है तो बिल्कुल बोल सकते हैं। वाई की जगह पे कितना हो गया, 6² और एक्स के जगह पे कितना हो गया, 5 - D, और इसके जगह पर 8+D हो गया ऐसा। तो 6² = 36, और 5 × D = 40, और यहाँ से +5D हुआ, और माइनस यहाँ से 8D होगा, और ये कितना हो गया, -D²। तो जब इसको हम यहाँ से रखेंगे इसका वैल्यू, तो ये कितना हो गया, D² -3D ऐसा, -3D। तो -3D इधर आकर +3D हो जाएंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8, सॉरी -8। इक्वल टू 0, और देखो तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है कि वो ठीक है। तो पहले टर्म में ही आपको गड़बड़ी दिख गया होगा कि सर आप लिखते लिखते 6 - D+1, फिर माइनस है तो 6+1 कितना हो गया, ये 7 हो गया ना, 7 था, 7 - D, तो बेसिकली 7 - D होंगे। तो और वो 6+2 8, बाकी तो टर्म ठीक है। तो और तो कुछ नहीं है, देख लिया जाए इसका A1 A2, ठीक है, और तो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आगे देखा जाएगा। तो यहाँ से 7 - D, तो 6² तो अपने इंटैक्ट है, क्योंकि वो मिडिल टर्म है, उसमें कोई चेंज है नहीं, तो 36 हुआ। तो यहाँ पर 36 कर लेते हैं, और यहाँ से 7 × 8 = 56, और 7 + 7D -8D ऐसा, -D²। हाँ, अब ठीक है, तो यहाँ से D² का वैल्यू इधर लेकर आए, और 7D - 8D, तो कितना बचा वहां से, -D, तो इधर आकर +D हो गया, और 36 - 56, तो -20 = 0। तो ये तो बहुत सीधा साधा बेचारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, D+5 और D-4 = 0। तो D के दो वैल्यू मिले क्या, 4 एंड -5। इसी का बोला था कि पॉसिबल जितने भी कॉमन रेशियोज आ रहे हैं उनका सम बताइए। तो 4 - 5 का सम क्या होगा बच्चों, 4 + -5 = -1, ऐसा होगा क्या। तो इसका जो आंसर जो हमसे पूछा गया था कि द सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉमन डिफरेंसेस -1, ठीक है। तो इसका इस पार्ट का हमारा आंसर है -1। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। जब एक लेक्चर नंबर 19 था, इसके बाद लास्ट जो लेक्चर होगा वो इसके बाद जो लेक्चर होगा, इस लास्ट लेक्चर होगा 20th, उसका नंबर होगा। तो जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि 10 बेसिक और 10 एडवांस लेवल का काम करेंगे उस पर। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और कुछ और ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आपको कोई डाउट रह भी गया हो अब तक, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम।